Hello and Assalamu alaikum, Arshad Mahmood with your most favorite channel, The English Bites with Arshad Mahmood के साथ। आज की वीडियो में जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ग्रैंड टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा, तो आज की इस वीडियो में हम एमडी कैट टेस्ट 2025 के सिलसिले का एक ग्रैंड टेस्ट लेकर आए। इसमें बहुत डिटेल से डिस्कशन की गई है और ऑलमोस्ट हर उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखा गया है जो एमडी कैट के पेपर में आ सकती हैं। तो वीडियो में एंड तक जुड़ी रहेगा। वीडियो काफ़ी लंबी सी है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जी, तो पहला क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। द चिल्ड्रन आर चेजिंग ईच अदर बिटवीन द बुशेस। The children are chasing one another between the bushes. The children are chasing one another among the bushes. The children are chasing each other among the bushes. अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो ए में जो है वो bushes प्लूरल है। एग्जैक्टली bushes की बात की जा रही है और जो है वो एक दूसरा के पीछे कर रहे हैं, तो दैट्स मीन ये कोई 2 bushes नहीं होंगी, मोर देन 2 bushes होंगी, तो इसका मतलब इसके अंदर बिटवीन नहीं आ सकता। तो ये ऑप्शन जो है वो एग्जैक्टली गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाएं तो सेकेंड ऑप्शन में बिटवीन अगेन वो मौजूद है और ईच अदर की जगह वन अनदर मौजूद है। अब अगर हम ईच अदर और वन अनदर की बात करें तो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि ईच अदर और वन अनदर में डिफरेंस ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स तो हम ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, और जब दो से ज़्यादा चीज़ें हों तो हम उसके लिए जो है वो वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब एग्जैक्टली चिल्ड्रन दो से ज़्यादा ही होंगे तो वन अनदर तो ठीक है, बट अगेन बिटवीन जो है इसमें ठीक नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। सी ऑप्शन पे आएंगे, द चिल्ड्रन आर चेजिंग वन अनदर, एग्जैक्टली मोर देन टू, वन अनदर इज करेक्ट। अमंग द बुशेस, नाउ इट्स फाइन, क्योंकि मोर देन टू हो तो फिर हम बिटवीन नहीं अमंग यूज करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ वन अनदर भी ठीक है, अमंग भी ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ठीक होगा और इसका आंसर सी होगा। डी एग्जैक्टली फिर वही ईच अदर यूज किया गया है, तो हम चिल्ड्रन को दो तो कंसीडर नहीं करेंगे, ज्यादा ही होंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो चार्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनेमा डैश caught fire yesterday has been closed down। अब सिनेमा सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस है और उसके बाद जो उसका प्रेडिकेट है वो हैज बीन क्लोज डाउन है, और बीच में एक क्लॉज डाला गया है जो कि एक्चुअली सिनेमा की डिटेल है। एंड वी नो इट कि जब हम किसी नाउन की डिटेल क्लॉज की सूरत में देते हैं तो उसको हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, और रिलेटिव क्लॉज के लिए एग्जैक्टली हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। चारों ऑप्शन रिलेटिव प्रोनाउन ही है, हु, हुज, हुम एंड व्हिच, और इट्स क्वाइट सिंपल, क्योंकि हु हमें पता है कि ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं जब वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो। हुज पोजेशन है और इस सेंटेंस में, इस क्लॉज में कहीं भी पोजेशन की बात नहीं की जा रही, तो वो भी ठीक नहीं होगा। whom is also used for human beings, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट अगर यूज हो तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और which एक ऐसा है जो एज अ सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो, ठीक है ना, तो उनके लिए जो है हम which का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आंसर डी ठीक होगा, द cinema which caught fire yesterday has been closed down। होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Spain under the Caliphate was one of the wealthiest and thickly populated lands of Europe। Options are one of, thickly populated, of Europe, and no error। एरर स्पॉट करना है तो पहला वन ऑफ है, तो अगर मैं यहां देखूं तो वन ऑफ जो है वो स्ट्रक्चर यूज किया गया है, उसके बाद एग्जैक्टली हमारे पास द वेल्दियस्ट जो है वो एजेक्टिव यूज किया गया, और एंड के बाद फिर जो है वो एक्चुअली एजेक्टिव यूज किया गया है, थिकली पॉपुलेटेड, और लैंड्स नाउन है, ठीक है, ऑफ यूरोप। अब लैंड तो एग्जैक्टली वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है नाउन, तो वो तो ठीक है, और वो ऑप्शंस में भी मौजूद नहीं है, ऑफ यूरोप आगे मौजूद है। वन ऑफ बिल्कुल सही यूज किया गया है, वन ऑफ के यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उसके बाद हमने सुपरलेटिव डिग्री वेल्थियस्ट यूज की है, लेकिन एंड के फौरन बाद जब हमने एक और जो है वो एडजेक्टिव यूज किया नाउन लैंड्स के लिए, तो हमने थिकली पॉपुलेटेड यूज किया। अब थिकली पॉपुलेटेड एक्चुअली पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, जबकि उससे पहले हम सुपरलेटिव डिग्री यूज कर चुके हैं। और सीक्वेंस की ये डिमांड है कि जब अगर आप एक पॉजिटिव यूज कर रहे हैं तो अगले सारे एडजेक्टिव पॉजिटिव हो, जब आप कंपैरेटिव यूज कर रहे हैं तो सारे कंपैरेटिव हो, सेम एज इट इज सुपरलेटिव यूज कर रहे हैं तो सारे सुपरलेटिव होने चाहिए। तो स्वीन यहाँ पे जो वेल्दीएस्ट है वो सुपरलेटिव है, तो थिकली भी जो है वो यहाँ मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड होना चाहिए। थिकलीस्ट भी यूज होता है बट वो रेयर इंग्लिश है, मतलब ओल्ड इंग्लिश में यूज होता है, रेयर यूज है। मोस्ट थिकली जो है वो एक्चुअली सही ऑप्शन होगा कि हम अगर इसको करेक्ट करना चाहें तो ये मोस्ट थिकली होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बी है। वो कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, less people smoke today than 20 years ago. Again spot the error ये क्वेश्चन में। ऑप्शंस हमारे पास हैं लेस पीपल देन 20 years ago। पहले ही ऑप्शन में हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि हमने लेस यूज किया है पीपल के साथ। अब लेस जो है वो एक्चुअली लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, मीन लिटिल, लेस और लीस्ट। ठीक है, ये लेस जो है वो एक्चुअली लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, एंड वी नो इट वेल कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है वो हम लेस यूज करते हैं, क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो यहां जो एक्चुअली कंपैरिजन है वो पीपल की है, एंड पीपल इज अ प्लूरल नाउन और वो काउंटेबल नाउन है। ठीक है ना, तो चूंकि ये काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो लेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यहां हमें फ्यूअर चाहिए, जो कि फ्यू की जो है वो एक्चुअली कंपैरेटिव डिग्री है, फ्यू, फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट। ठीक है, और हमें पता है कि फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज की जाती है, तो इसका मतलब यहां ऑप्शन ए ठीक होगा कि यहां लेस पीपल नहीं बल्कि फ्यूअर पीपल होना चाहिए। होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगेन स्पॉट द एरर है, एक स्टूडेंट्स हैव गिवन the examination so they are free now। ये एक्चुअली एक और स्पॉटिंग एरर ही है, और इसको अगर हम देखें इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं गिवन, सो, फ्री नाउ एंड नो एरर। अब ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें ऑप्शंस अगर हम देखें तो स्टूडेंट हैव गिवन। अब एक बात याद रखिएगा कि जब स्टूडेंट टेस्ट या एग्जाम देते हैं तो नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि चूंकि दे रहे हैं तो इंग्लिश में गिव का मतलब देना होता है, तो इसलिए हम उसको गिव यूज कर लेते हैं, बट इट्स रॉन्ग। याद रखिएगा, स्टूडेंट जब इम्तिहान देते हैं या टेस्ट देते हैं तो उसके लिए टेक यूज किया जाता है, और टीचर जो है जब इम्तिहान लेते हैं या टेस्ट लेते हैं तो उसके लिए गिव यूज किया जाता है। दैट्स मीन टीचर्स गिव टेस्ट और गिव एग्जाम, और स्टूडेंट्स टेक द एग्जामिनेशन या टेक द टेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन ए होगा कि यहाँ गिवन नहीं बल्कि टेकन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चारों ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, द फॉल्ट इज entirely योर, द फॉल्ट इज entire योर, द फॉल्ट इज entire yours, द फॉल्ट इज entirely yours। अगर हम देखें द फॉल्ट इज entirely, यहां तक तो ठीक था, लेकिन एंड में यूर लिख दिया गया। अब हमें पता है कि यूर जो है वो एक्चुअली पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन यूज किया जाता है। ठीक है, हम अगर यूर को अकेला लिखना चाह रहे हैं तो वो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन यूज किया जाता है, तो मतलब ये ऑप्शन तो हो गया गलत। सेकंड में अगेन वो यूर भी मौजूद है, फुल स्टॉप,
आई थिंक टाइपिंग एरर की वजह से मिसिंग है, वरना होना नहीं चाहिए। योर जो है वो अगेन वहां गलत है, और इंटायर भी गलत है, क्योंकि यहाँ इंटायरली आना चाहिए, इंटायर नहीं आएगा, तो ये भी हो गया गलत। द नेक्स्ट इज द फॉल्ट इज इंटायर यूअर्स। अब यहाँ यूअर्स तो ठीक है, क्योंकि यूअर एक्सक्यूज मी, योर जो है वो एक्चुअली पोजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन योर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है, और वो अकेला आता है, वो नाउन के साथ नहीं आता। तो यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन तो बिल्कुल ठीक यूज किया गया है, बट एंटायर इज नॉट राइट हियर, सो दैट्स मीन ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो डी इज 100% राइट ऑप्शन, द फॉल्ट इज एंटायरली योर्स। होपफुली कॉन्सेप्ट इज क्लियर। 7 7 की क्वेश्चन की बात करूं तो चूज अ करेक्ट सेंटेंस है। Scarcely had the game started when it began to rain. Scarcely had the game started, then it began to rain. Scarcely the game had started when it began to rain, and scarcely the game had started when it began to rain. अब scarcely जो है वो एक्चुअली एडवर्ब है, और एडवर्ब से सेंटेंस को आगाज किया जा रहा है। तो इफ यू रिमेंबर, हमने एक टॉपिक पढ़ा था सेंटेंस इन्वर्जन। अब सेंटेंस इन्वर्जन अगर आप याद करें तो उसमें मैंने बताया था कि जब एडवर्ब में सेंटेंस इन्वर्जन होती है तो हम एडवर्ब को पहले ले आते हैं, और रिमेनिंग सेंटेंस को हम इन्वर्ट कर देते हैं, यानी इंटरोगेटिव फॉर्म में, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में उसे लिख देते हैं, वो इंटरोगेटिव होता नहीं है। तो इसीलिए अब स्केल्सली सबसे पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगला सेंटेंस जो है वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो ए ऑप्शन में हैड द गेम बिल्कुल ठीक है, बी में हैड द गेम बिल्कुल ठीक है, सी में स्केल्सली द गेम हैड ये गलत है, क्योंकि ये इन्वर्ट होना चाहिए था, हैड पहले होना चाहिए, और डी में भी यही मसला है, तो ये दो तो कट गए। अब ए और बी में अगर हम देखें तो ए और बी में दोनों क्लॉज ठीक लिखे हुए हैं, यानी इन्वर्टेड हुए हैं, कि हैड द गेम स्टार्टेड, हैड द गेम स्टार्टेड। लेकिन जब नेक्स्ट क्लॉज शुरू हो रहा है और इनके दरमियान में कंजक्शन आ रहा है, तो एक में व्हेन यूज किया गया और एक में देन यूज किया गया। एंड रिमेंबर, स्केल्सी के साथ हमेशा हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं, देन का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, कि जिसमें जो है वो व्हेन का इस्तेमाल किया गया है। Hope you have understood it. G. Next question है spot the error. No sooner had the news leaked out when my telephone started ringing. तो अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो नो सूनर पहला ऑप्शन है, और नो सूनर बिल्कुल ठीक है, और नो सूनर को हमने स्टार्ट में लिखा है, मीन सेंटेंस स्टार्ट ही हम नो सूनर से कर रहे हैं, सो दैट्स मीन अगेन इन्वर्जन की तरफ जाएंगे, जैसे प्रीवियस एमसीक्यूज में देखा था। अब जब हम इन्वर्जन की तरफ जाते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है हैड द न्यूज, तो बिल्कुल ठीक है, द न्यूज हैड लीक्ड आउट था, तो यकीनन जब नो सूनर पहले आ गया तो हैड पहले आ जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा सेंटेंस, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इवेंट, हमने अभी पिछले एमसीक्यूज में कॉम्बिनेशन एरर देखा था, कि स्केर्सी के साथ जो है वो वेन लगना चाहिए था कि देन लगना चाहिए था। सेम एज इट इज यहाँ पे भी याद रखिएगा कि नो सूनर के साथ, जैसे स्केल्सी के साथ वेन लगता है देन नहीं लगता, इसी तरह नो सूनर के साथ वेन नहीं लगता बल्कि देन लगता है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, कि यहाँ देन लगेगा। स्टार्टेड रिंगिंग को देखें तो वो भी बिल्कुल ठीक है, एक तो बिल्कुल क्लियर एरर हमें मिल गया है कॉम्बिनेशन का, और वैसे भी हम देखें तो पहले पास परफेक्ट है और फिर व्हेन के बाद पास सिंपल है, तो एवरीथिंग इज ओके विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे जो है वो कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम था, कि नो सूनर देन होता है, नो सूनर व्हेन नहीं होता। होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। He was laid to rest in the town dash he spent much of his life। आपका नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है। अब इस एमसीक्यूज में ऑप्शंस हैं देयर, हेयर, व्हेन एंड वेयर। अब यहां अगर आप देखें तो ही वाज लेड टू रेस्ट इन द टाउन डैश ही स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ। तो एक्चुअली ये टाउन की डिटेल बता रहा है ये क्लॉज, यानी ये जो क्लॉज है वो एक्चुअली टाउन की डिटेल बता रहा है, कि
कौन से टाउन की बात की जा रही है। तो दैट्स मीन वी नीड हियर रिलेटिव क्लॉज। और चूंकि ये प्लेस है तो प्लेस का नाम एग्जैक्टली हम यहाँ पे वेयर से करेंगे। ही वॉज लेट टू रेस्ट इन द टाउन वेयर ही स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि देयर हियर व्हेन जो है वो एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज नहीं होंगे यहाँ पे। वेयर जो है वो एक्चुअली इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Excuse me. MCQ said the indulged mother is always blind dash her child's fault. किसी चीज को इग्नोर करने के लिए, यानी आप इग्नोर कर रहे हैं, आप उसे नोटिस नहीं करते या करना नहीं चाहते और आप उसकी परवाह नहीं कर रहे, तो उसके लिए ब्लाइंड के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक्चुअली ब्लाइंड टू होता है। द इंडल्ज मदर इज ऑलवेज ब्लाइंड टू हर चाइल्ड फॉल्ट, यानी उसे अपने बच्चे की गलतियां नजर ही नहीं आती। तो इस एमसीक्यूज का आंसर जो है वो एक्चुअली सी होगा, टू। एमसीक्यूज नंबर 11 पे आए तो है आई बॉट अ बॉक्स yesterday but it was broken. Here broken is finite verb, non-finite verb, regular verb, stative verbs. देखिए, अगर हम रेगुलर वर्ब की बात करें तो हमें पता है कि रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म ईडी से बनती है। तो ब्रोकन एग्जैक्टली ईडी से तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं बन रही, तो ये तो एक्चुअली रेगुलर वर्ब ही नहीं है। और यहाँ पे ब्रोकन एक्चुअली वर्ब है भी नहीं, लेकिन बात करते हैं। स्टैटिव नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं, स्पेशली बी वर्ब्स वगैरह जो यूज किए जाते हैं, तो वो भी नहीं है। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हो सकते हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस ये है कि फाइनाइट वो होते हैं जो टेंस के मुताबिक चेंज होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आई इंजॉय रीडिंग, तो अब इस सेंटेंस में एक वर्ब है इंजॉय और एक वर्ब है रीडिंग। अब इसका जब मैं टेंस चेंज करूंगा तो इंजॉय चेंज होगा, रीडिंग चेंज नहीं होगा। पास्ट में लेके जाऊं, कंटिन्यू में लेके जाऊं, परफेक्ट में लेके जाऊं, फ्यूचर में लेके जाऊं, तो ये एंजॉय का टेंस चेंज नहीं होगा, रीडिंग का चेंज, सॉरी रीडिंग का चेंज हो नहीं होगा, इंजॉय का टेंस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। तो जो वर्ब टेंस के मुताबिक चेंज हो जाते हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, और जो चेंज नहीं होते उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे पास तीन ही होते हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरेंट। ठीक है, तो यहां चूंकि ब्रोकन एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है और पार्टिसिपल जब भी यूज होता है वो एज एन एडजेक्टिव ही यूज होता है, ये हम क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो फाइनाइट वर्ब है ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि टेंस के मुताबिक अगर मैं कहूं कि आई बाय अ बॉक्स यस्टरडे बट इट इज ब्रोकन, तो ब्रोकन ब्रोकन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। सो दैट्स मीन 11 का आंसर बी है, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। Javed looked at us and shouted, take those wet clothes off. अब यहाँ पंक्चुएशंस की बात करेंगे और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, डायरेक्ट में दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच लिखा जाता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा यूज किया जाता है, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं। तो ऑप्शन ए में रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है। फिर हम अगर बी को देखें तो बी में रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा मौजूद है, तो ये बात ठीक है। इन्वर्टेड कॉमाज यूज हुए, ये बात भी ठीक है। लेकिन इन्वर्टेड कॉमाज में जब कोई क्लॉज शुरू होता है, जो सेंटेंस शुरू होता है, वो हमेशा कैपिटल से शुरू किया जाता है, और यहाँ पे टेक जो है वो कैपिटल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा मौजूद है, इन्वर्टेड कॉमास शुरू होते हैं, कैपिटल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, और फिर एक्सक्लेमेशन साइन पे एंड होता है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाते हैं। तो दैट्स मीन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और डी में हम देखें तो इन्वर्ट जो है एक्सक्लेमेशन साइन आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो इसका आंसर चार्ली मतलब सी होगा। जी एमसीक्यूज है, ही यूज्ड टू
pray every day, believing that as long as he dash, so he would be safe. अब कंप्लीट जो सेंटेंस है, फिल इन द ब्लैंक है. इज डूइंग आना चाहिए, डज आना चाहिए, डिड आना चाहिए या विल डू आना चाहिए. अब अगर हम देखें तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है पास्ट से. ही यूज्ड टू प्रे एवरी डे, बिलीविंग दैट एज लॉन्ग एज ही डैश सो ही वुड बी सेव. यहां भी वुड ही मौजूद है, तो मतलब ये कंप्लीटली सेंटेंस जो है वो पास्ट के अंदर है. तो नो डाउट कि यहाँ डिड आना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक होगा जो कि डिड है. नीचे ही नेक्स्ट एमसीक्यूज लिखा हुआ है, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ये अब टैग क्वेश्चन है कि हमें पता है कि जब स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव होती है तो टैग नेगेटिव होता है, और जब नेगेटिव होता है तो टैग पॉजिटिव होता है. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्चुअली इंपैरेटिव सेंटेंस लिखा गया. तो इंपैरेटिव सेंटेंस में जो है वो रिक्वेस्ट की सूरत में चीजें आती हैं, ठीक है ना, हम्बली यूज किया जाता है, तो उसका टैग हम नेगेटिव नहीं बनाते, तो इसलिए इसका आंसर बी विल यू होगा. गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू हो. ठीक है. नीचे एमसीक्यूज नेक्स्ट है, द वेटर टुक द प्लेट्स डैश आफ्टर वी हैड फिनिश्ड ईटिंग. अब वेटर जो है वो हमारे खाने के बाद प्लेटें लेकर चला गया है, तो एग्जैक्टली टेक के साथ जो फ्रेजल वर्ब बनेगा वो अवे का बनेगा, ना ऑफ का बनेगा, ना ऊपर की तरफ उठानी है, ना बाहर लेकर जानी है, वहां से लेकर चले जाना है. तो इसलिए 15 का आंसर जो है वो चार्ली होगा, टुक द प्लेट्स अवे. फिर हमारे पास चूज द करेक्ट स्पेलिंग है. चूज द करेक्ट स्पेलिंग एमसीक्यूज नंबर 16 है. एथलीट की स्पेलिंग आपसे पूछी गई है, सारे एथलीट ही लिखने की कोशिश की गई है, और उसमें से कोई एक वर्ड जो है वो करेक्ट होगा, और हमें नजर आ रहा है कि बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है एथलीट की स्पेलिंग के लिए. 17 की बात करें, स्पीक लाउडली एज ही स्लो डैश हियरिंग. तो यहाँ पे एट आंसर होगा. इफ यू रिमेंबर कि हमने क्लासेस में डिस्कस भी किया होगा कि गुड एट होता है, बैड एट होता है, इसी तरह से स्लो एट होगा. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है स्पीक लाउडली एज ही इज स्लो एट हियरिंग. जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस. माई अंकल हु लिव्स इन लाहौर इज अ डॉक्टर. अब यहाँ पे एक्चुअली जो सब्जेक्ट है माई अंकल, उसकी डिस्क्रिप्शन और डिटेल के लिए एक रिलेटिव क्लॉज यूज किया गया है, हु लिव्स इन लाहौर. अब माय अंकल की जगह हु यूज किया गया है, और हु एक्चुअली सब्जेक्ट ऑफ द क्लॉज है, तो इसलिए हु ठीक है, और लिव्स भी आगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माय अंकल सिंगुलर है तो एग्जैक्टली लिव्स आएगा, लिव नहीं आएगा. लेकिन एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि रिलेटिव क्लॉज जब यूज किया जाता है तो रिलेटिव क्लॉज से पहले कॉमा यूज किया जाता है, और जहां रिलेटिव क्लॉज एंड होता है वहां भी कॉमा यूज किया जाता है, तो इसलिए ए ऑप्शन ठीक नहीं होगा. बी ऑप्शन में अगर हम देखें तो माय अंकल के बाद कॉमा है, देन रिलेटिव क्लॉज है, देन कॉमा है, और फिर सेंटेंस का प्रेडिकेट है, तो इट इज अ राइट आंसर. इट्स मीन बी ऑप्शन इज राइट कि माय अंकल हु लिव्स इन लाहौर इज अ डॉक्टर. सी में भी यही प्रॉब्लम है कि कॉमा से स्टार्ट तो हो रहा है बट एंडिंग में कॉमा नहीं है, और डी में ये प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग में कॉमा नहीं है, एंडिंग में मौजूद है, तो बी इज एक्चुअली राइट आंसर. अच्छा जी, नेक्स्ट है, दिस इज डिप्रेसिंग टाइम टू बी लिविंग इन लंदन एज पीपल आर आर्गुइंग ओवर द इलेक्शन. हियर डिप्रेसिंग इज डैश. यहाँ पे एक्चुअली सेंटेंस के अंदर वर्ड जो है वो डिप्रेसिंग यूज किया गया है, तो हमें उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है और वर्ब है. डिप्रेसिंग टाइम, टाइम नाउन है और उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए डिप्रेसिंग यूज किया गया है, तो एग्जैक्टली डिप्रेसिंग जो है वो इस सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है. आई एम श्योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. स्पॉट द एरर. The white dwarf, a type of star who is unusually faint,
has a mass equivalent to that of the sun, even though the white dwarf is approximately the same size as Earth. अब यहाँ इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में पहला ऑप्शन है ए, और ए जो है वो यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज के लिए यूज किया गया है। एंड वी नो इट वेल कि रिलेटिव क्लॉज जो है वो जिस नाउन के साथ यूज किया जाता है वो उसके साथ मौजूद होता है, ठीक है ना। यानी माय फ्रेंड, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखें कि माय अंकल, तो माय अंकल के लिए हु यूज किया गया, तो वो हु जो है वो माय अंकल के बिल्कुल साथ है। तो मतलब हु जो है वो एक्चुअली स्टार के साथ है, तो यहाँ जो रिलेटिव क्लॉज है वो स्टार के लिए। और चूंकि स्टार एक लिविंग ह्यूमन थिंग नहीं है, तो हमें पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं सिर्फ उनके लिए हु एज अ सब्जेक्ट और हुम एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ स्टार जो है वो ह्यूमन थिंग नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हु जो है वो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे विच आना चाहिए। यानी यहाँ पे एक्चुअली विच होना चाहिए। तो हु इज द राइट आंसर कि ये जो है वो एरर है इस सेंटेंस के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, choose the correct option. There will be a rush for the seats when the train dash. अब यहां अगर हम देखें तो वहां पर दो क्लॉजेस हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लॉज है देयर विल बी अ रश फॉर द सीट्स, जो कि फ्यूचर है, और व्हेन द ट्रेन, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, तो एग्जैक्टली exactly इसको भी फ्यूचर में होना चाहिए। अब जब फ्यूचर की बात आती है तो एग्जैक्टली exactly हमारे जहन में विल क्लिक करेगा कि यहाँ विल आना चाहिए क्योंकि फ्यूचर की बात की जा रही है। बट द केस इज डिफरेंट हियर। If you remember in present simple tense class, we discussed कि बेटा जब भी when आ जाए, if आ जाए, as soon as आ जाए, unless आ जाए, after आ जाए, ये जब भी आएंगे and you want to discuss the future time with these words, तो remember we always use present simple. If you remember, तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि इन वर्ड्स के साथ जब भी फ्यूचर डिस्कस करेंगे तो वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट सिंपल। इसका मतलब जब व्हेन द ट्रेन फ्यूचर के लिए यूज होगा और ट्रेन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो एग्जैक्टली यहाँ अराइव्स आएगा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन एरर्स नहीं होना चाहिए, एरर होना चाहिए। आइडेंटिफाई द एरर। It was quite clear that the two friends trusted one another. क्वाइट सिंपल, बिल्कुल बहुत सामने जो है वो नजर आ रहा है। क्वाइट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, दैट बिल्कुल ठीक यूज किया गया है, ठीक है, क्योंकि एक क्लॉज है दूसरा क्लॉज है, दोनों को ज्वाइन किया गया, दैट से एवरीथिंग इज ओके विद इट। लेकिन अगर हम टू फ्रेंड्स को कनेक्ट करें वन अनदर से, तो अभी हमने अभी डिस्कस किया है कि वन अनदर और ईच अदर में जो डिफरेंस है वो ये है कि ईच अदर इज यूज फॉर टू एंड वन एंड अदर इज यूज फॉर मोर देन टू। तो यहाँ टू फ्रेंड्स की बात की जा रही है, तो मतलब यहाँ पे एक्चुअली ईच अदर होना चाहिए, वन एंड अदर नहीं होना चाहिए, तो मतलब सी इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल, ही कुड नॉट बी सेव्ड। अब इसके लिए हमें चार इंजेक्शन नीचे दिए गए, इफ, डिस्पाइट, ओल्दो एंड फॉर। अब अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं, फॉर, तो फॉर फैन बॉयज है और वो रीजन देने के लिए बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल, जब वो रीजन नहीं दिया जा रहा दूसरे क्लॉज का, पहली बात। और दूसरी, कभी भी हम फैन बॉयज से सेंटेंस का आगाज नहीं करते, फैन बॉयज हमेशा बिटवीन द क्लॉजेस आता है, तो इसका मतलब डी तो पॉसिबल नहीं है। इफ की बात करें तो इफ इज यूज फॉर कंडीशनल्स, मीन इफ एग्जैक्टली एक जो है डिपेंडेंट क्लॉज बनाने के लिए यूज किया जाता है, और ये सेंटेंस का स्टार्ट भी पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली जो है ये कंडीशनल्स के लिए यूज किया जा रहा है। इन दिस सेंटेंस देयर इज नो कंडीशन इज बीइंग अप्लाइड, तो फॉर दैट रीजन यहाँ सी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, मीन इफ भी नहीं आएगा। अगर ये बात हम ऑल्दो एंड डिस्पाइट पे लेके जाएं, तो ऑल्दो एंड डिस्पाइट एक्चुअली बताता है कि इसके बावजूद जो है वो ये काम किया जा रहा है, बोथ गिव यू द सेम मीनिंग, ठीक है। लेकिन ऑल्दो और डिस्पाइट के यूजेज में डिफरेंस ये है बेटा कि ऑल्दो के साथ हम क्लॉज यूज करते हैं, ठीक है, और डिस्पाइट के साथ हम फ्रेज यूज करते हैं,
ठीक है। तो अब ये जो ब्लैंक है हमारे पास, इस ब्लैंक के बाद ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल इज एक्चुअली अ कंप्लीट क्लॉज, इसमें सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी है। तो इसका मतलब फिर हम डिस्पाइट सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि ऑल दो सेलेक्ट करेंगे। डिस्पाइट की सूरत में होता अगर ये फ्रेज होता, यानी सपोज करें कि ये सेंटेंस होता टेकिंग टेकन टू हॉस्पिटल, ही वाज टेकन नहीं होता बल्कि टेकन टू हॉस्पिटल, तो देन हम फिर ऑल दो यूज ना करते, हम डिस्पाइट यूज करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश सर राशिद फॉर 3 years। अब यहां पे फॉर के साथ टाइम क्लॉज है। फॉर और सिंस टाइम क्लॉज के लिए दो एस्पेक्ट्स में यूज होता है, एक परफेक्ट में और एक परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमें परफेक्ट की तरफ जाना है। ठीक है, क्योंकि हम एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो 3 साल पहले शुरू हुआ और अभी तक चला आ रहा है। तो जब हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास पास्ट है और ये हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आते हैं, दैट इज स्टिल इन एक्शन, यानी अभी भी कंटिन्यू है एंड फिनिशिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा। तो फॉर दैट रीजन हम या तो परफेक्ट यूज करते हैं या परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं। हम क्लास में ये बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मैं यहां देखूं तो यहां पे अगर मैं नोज लगाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आई के साथ नो वर्ब के साथ एसियत नहीं लगता। आई के साथ हैज भी पॉसिबल नहीं है, तो ये तो दो ऑप्शन कट गए। अब रहा हैव नॉन और नो, ये दोनों पॉसिबल हैं। आई के साथ हैव नॉन भी लग सकता है और नो भी लग सकता है, बट एक्चुअली टाइम क्लॉज है। ठीक है ना, आगे टाइम क्लॉज दिया गया फॉर के साथ, तो इसलिए हम हैव नॉन यूज करेंगे। क्योंकि अगर मैंने फॉर क्लॉज के साथ नो यूज कर लिया तो देन ये फ्यूचर के लिए चला जाएगा, और फ्यूचर के लिए नॉर्मली लिंग्विस्टिकली हम नो को यूज नहीं करते कि मैं तुम्हें 3 साल के लिए जानूंगा, नॉट लाइक दिस। ठीक है, मैं तुम्हें 3 साल से जानता हूं इज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। Ali as well as his friends are in America. Ali as well as his friend has in America. Ali as well as his friend is in America, and Ali as well as his friend live in America. If you remember, काफी अंडर डिस्कशन रही है ये चीज के बेटा सब्जेक्ट के साथ जब भी विद आ जाए, along with आ जाए, या इनके साथ as well as आ जाए, तो ये बात याद रखें कि जब भी सब्जेक्ट के साथ ये तीन चीजें आ जाएं तो वो इग्नोर हो जाती हैं। मतलब जैसे अली एज वेल एज हिज फ्रेंड है, तो ये इन तमाम सेंटेंसेस में एज वेल एज हिज फ्रेंड जो है वो इग्नोर हो जाएगा। आप ये समझें कि ये सेंटेंस के अंदर मौजूद ही नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इन फ्रेजेस को कंसीडर नहीं किया जाता। तो अब अली एक्चुअली डायरेक्ट सब्जेक्ट है, तो अली के साथ आर नहीं आ सकता, तो ए गलत कैंसिल हो गया। अली के साथ बी पॉसिबल है, तो बी सॉरी इज पॉसिबल है, तो बी इज द करेक्ट आंसर कि अली इज इन अमेरिका। अली हैज इन अमेरिका बिल्कुल नहीं, सब्जेक्ट नहीं हो सकता, पोजेसिव नाउन किसी तरह से भी करेक्ट यूज नहीं होगा यहाँ पे। और अली लिव नहीं होगा, यहाँ लिव्स होना चाहिए, तो डी ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बीटा है, अली एज वेल एज हिज फ्रेंड इज इन अमेरिका। होप जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दो ब्लैंक्स हैं, मीन हमें पेयर चूज करना होगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट he should either dash his behavior or she will be forced to be dash him। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। रेप्रिमेंड जैसे यूज किया गया है तो उसके मीनिंग आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कि पता नहीं इसके क्या मीनिंग है। लेकिन अगर हम सेंटेंस को पढ़ें तो हम बहुत आसानी से जो है ना वो आंसर निकाल सकते हैं एमसीक्यूज का। जैसे द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट ही शुड आइदर डैश हिज बिहेवियर। अब बिहेवियर जो है ना वो करप्ट नहीं हो सकता। मीन आप ये नहीं कह सकते कि डैश योर बिहेवियर, कि आप अपना बिहेवियर जो है ना वो करप्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे डिसेंड, डिसेंड होता है डाउनवर्ड्स की तरफ जाना, तो आप अपना बिहेवियर डाउनवर्ड की तरफ नहीं लेके जा सकते कि आप अपने बिहेवियर को डिसेंड करें। ठीक है, तो आप अपने बिहेवियर को एग्जैक्टली इंप्रूव करेंगे। तो मतलब पहले ही ब्लैंक से हमें अंदाजा हो रहा है कि हम ए ऑप्शन की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, रेप्रीमेंट का मतलब बेसिकली जो है ना गुस्सा करना, डांटना। ठीक है ना, इस मीनिंग में यूज किया जाता है रेप्रीमेंट। ठीक है, तो इससे मतलब क्या हुआ कि आपने जो है वो पहले ही ब्लैंक से अंदाजा लगा लिया कि आपका आंसर ए ही होने वाला है।
ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा विकैब इन्वॉल्व हो जाती और आपको थोड़ा सा जो है ना केयरफुल होना पड़ जाता है। अच्छा जी, टू बी अपॉइंटेड डैश दिस पोस्ट कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू बी एन एमए विद 3 years लॉन्ग एक्सपीरियंस। प्रपोजिशन है तो अपॉइंट के साथ जो है वो टू प्रपोजिशन लगेगा, टू बी अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट, तो ए विल बी द राइट आंसर। अच्छा जी, I bought a new car last year but I dashed my old car yet, so at present I have 2 cars। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो है वो एक सेंटेंस जो है वो क्लॉज है I bought a new car last year, फिर फैन बॉयज बट यूज किया गया और फिर एक क्लॉज और है I dash my old car yet, सो देन फिर फैन बॉयज है और एट प्रेजेंट आई हैव 2 कार्स। सो इसका मतलब ये 3 क्लॉजेज है जो फैन बॉय से ज्वाइन है। तो मैं अगर टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करूं तो ये कंपाउंड सेंटेंस है विद 3 क्लॉजेस, ठीक है, जिसमें 2 फैन बॉयज हैं बट और सो। अब अगर मैं देखूं तो एक्चुअली सो इज द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस स्टेटमेंट ना, प्रीवियस जो एक्चुअली क्लॉज होता है, जबकि बट जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन होती है। तो अब आई बॉट अ न्यू कार लास्ट ईयर, हमने एक क्लॉज का फिर इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया, बट आई डैश माई ओल्ड कार येट, ये मैंने अब तक, अब यट मौजूद है तो हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जब यट यूज कर लिया जाता है तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए होता है। तो जब नेगेटिव स्टेटमेंट की बात आ गई तो और हमें ये भी पता है कि वो परफेक्ट में ही यूज होता है, तो मतलब यहीं पर कहानी क्लियर हो गई कि ये तो हैज टोल्ड सोल्ड भी नहीं हो सकता और हैव सोल्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि यट मौजूद है, सो दैट्स मीन क्लॉज मस्ट बी नेगेटिव। और दूसरा, यट एक्चुअली पास्ट सिंपल में यूज नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, परफेक्ट में यूज किया जाता है, तो इसका मतलब हैव नॉट सोल्ड विल बी द राइट आंसर। और सो भी हमें ये बता रहा है कि हम उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सो के बाद भी क्लॉज प्रेजेंट के अंदर मौजूद है, तो इसलिए हैव नॉट सोल्ड एक्चुअली द राइट आंसर। ठीक है जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हुश डू नॉट डिस्टर्ब मी, हियर हुश इज डैश। अब अगर मैं यहां देखूं तो नीचे ऑप्शन है इंजक्शन, इंटरजेक्शन, इजेक्टिव और एडवर्ब। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे आपको ये वर्ड सोच समझ आ रहे होंगे, इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। तो ये तो पार्ट ऑफ स्पीच है। इंजक्शन क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। जस्ट टू कंफ्यूज यू जो है ना, वो इंजक्शन मैंने यहाँ ऑप्शन डाल दिया। इंजक्शन एक्चुअली जो है ना वो एक हुक्म को कहते हैं, ऑर्डर को कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑर्डर्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इंटरजेक्शन से थोड़ा सा रिलेट करने के लिए कि वो होमोफोन्स टाइप फीलिंग्स आए आपको और आप थोड़ा सा जो है ना ट्रिक हो जाए, लेकिन आंसर जो है इसका वो इंटरजेक्शन ही है, क्योंकि इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ एक्सटर्मिनेशन साइन यूज किया जाता है। यूज सिनोनियम का है, वोकैबुलरी बेस। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टिंग्विश, डिस्टिंक्ट जिसे कह लें, मीन सबसे हटकर, मुख्तलिफ जिसे कह लें। तो गिविंग मीनिंग्स में आपको नजर आ रहा होगा कि डिफरेंट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि डिफरेंट जो है वो आपको डिस्टिंक्ट के मीनिंग देता है, मुख्तलिफ के मीनिंग देता है। जबकि टैक्टफुल इज बेसिकली अबाउट द स्किल्स, charming is about the attraction or fascination, or inconsiderable the thing that is not able to be considered, कि जिसे कंसीडर ना किया जा सके, ठीक है, उसे इनकंसिडरेबल कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ फ्लक्चुएट, मूवमेंट, when something that is not fixed, ठीक है, मूवमेंट है उसके अंदर, कम ज्यादा हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, तो हम उसके लिए फ्लक्चुएट का वर्ड यूज करते हैं। और एग्जैक्टली फ्लक्चुएट का जब हम एंटोनियम देखेंगे तो वो स्टेबलाइजेस होगा, स्टेबलाइज करना, ठीक है, किसी चीज को फिक्स कर देना किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, इन्फ्लेट करना, पर्स करना और सॉफ्टन करना, के मीनिंग फ्लक्चुएट्स में नहीं, एंटोनियम्स के मीनिंग में नहीं आ सकते। नेक्स्ट हम देखेंगे साइंटिस्ट एंड लेबोरेटरी। अब ये एनालॉजीज हैं एक्चुअली, कि साइंटिस्ट और लेबोरेटरी का आपस में क्या रिलेशन है, कि एग्जैक्टली लेबोरेटरी में साइंटिस्ट जो है वो अपना काम करते हैं। तो अब नीचे जो है वो जो ऑप्शंस हैं उनमें भी हमने कुछ ऐसा ही जो है वो रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो एग्जैक्टली
डेंटिस्ट जो है वो ड्रिल नहीं करते, केमिस्ट जो है वो टेस्ट ट्यूब में जो है वो अपना काम जाके नहीं करते, ठीक है, टेस्ट ट्यूब वो यूज करते हैं। तो साइंटिस्ट जो है वो लेबोरेटरी में जाके काम करते हैं। सेम एज इट इज जो है वो टीचर जो है वो क्लासरूम में जाके अपना काम करते हैं, इन क्लासरूम में वो पाए जाते हैं अपने प्रोफेशन के लिहाज से। तो ए इज द राइट आंसर। Next, the government has embarked the implementation of the 20-point program vigorously dash sorry dash नहीं है, full stop होना चाहिए यहाँ पे, with upon on and for। ये तो बड़ा फिक्स सा फ्रेज है, we know it, कि किसी चीज को आगाज करने के लिए, किसी चीज पे काम करने के लिए हम embark on यूज करते हैं। तो the government has embarked on the implementation of the 20-point program vigorously, ठीक है। Next is synonym of prestigious, we know it, what does it mean? prestigious इज्जत के लिए यूज किया जाता है, ऑनर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑनर्ड विल बी द आंसर, ठीक है। नोटोरियस अब में पता है कि वो थोड़ा सा बदनाम में जमाना जो शख्स होता है, ठीक है, उसको नोटोरियस कहा जाता है। तो वो तो जो है ना प्रेस्टिजियस का सिनोनियम नहीं होगा, ठीक है। और हार्वे जो है वो एक्चुअली मीनिंग नाम में ही होता है, ठीक है ना, और बैटल के मीनिंग में ये आता है, एक्चुअली ये नाम के तौर पे ज्यादातर यूज होता है। तो ऑनर्ड इज द राइट आंसर। देन आपके पास है ही इज द ओनली डैश अर्नर इन द फैमिली। तो ये एक फ्रेज है, यानी एक ऐसा शख्स जो घर के लिए कमाता है, घर के लिए काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेड अर्नर कहते हैं। ब्रेड अर्नर मतलब जो घर की दाल रोटी चलाता है और वही बेचारा कमाता है, तो उसे ब्रेड अर्नर कहा जाता है। तो ही इज द ओनली ब्रेड अर्नर इन द फैमिली, ठीक है बेटा। तो जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है चैप्टर बुक ब्रिक डैश। तो चैप्टर और बुक का रिलेशन ये है कि अगर चैप्टर को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखें तो उससे हम एक बुक बना लेते हैं। तो इसी तरह ब्रिक्स को अगर हम ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखें तो हम बिल्डिंग हासिल कर लेते हैं। तो इसका आंसर बिल्डिंग होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज को अगर मैं देखूं, ऑप्टिमिस्ट इज टू चीयरफुल, यानी ऑप्टिमिस्ट अगर खुश रहता है, तो पेसिमिस्ट जो कि ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट है, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट मीन द वन हु इज बेसिकली हैज थिंक पॉजिटिवली, पॉजिटिव थॉट्स हो जिसकी, और पैसिमिस्ट हु थिंक्स नेगेटिवली। तो नेगेटिविटी जिसमें बहुत ज्यादा होता है उसको हम पैसिमिस्ट कहते हैं। तो एग्जैक्टली ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट पैसिमिस्ट है, तो चीयरफुल का अपोजिट ग्लूमी होगा। चीयरफुल का मतलब है खुश होना, ग्लूमी का मतलब है उदास होना। नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट सेंटेंस। अब अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं कि माई टीचर एंड गाइड आर ऑनेस्ट, माई टीचर एंड गाइड हैज ऑनेस्ट, माई टीचर एंड गाइड वर ऑनेस्ट, माई टीचर एंड गाइड इज ऑनेस्ट। तो अब थोड़ी सी अगर कंफ्यूजन हो भी जाए सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में, तो आप देखा करें कि जो है ना ऑड कौन सा है। ठीक है, अगर माई टीचर एंड गाइड को मैं प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करूं तो फिर आर भी ठीक ऑप्शन है और वर भी ठीक ऑप्शन है, और दो ऑप्शन तो ठीक हो नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि जिसमें कहें कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो इसका मतलब प्लूरल तो नहीं है ये। हैज के साथ ऑनेस्ट लग नहीं सकता, तो ये कट जाएगा, और डी इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका। दूसरा जो टेक्निकली है वो ये याद रखें, क्योंकि हमने माए जो है वो सिर्फ एक बार यूज किया है, एंड देन फिर हमने जो है ना वो डिस्क्रिप्शन यूज की। अगर मैं माई गाइड के साथ भी माई यूज करूंगा तो देन इट्स अ प्लूरल। वरना माई टीचर एंड गाइड, तो दैट्स मीन देयर इज वन पर्सन हु इज माई टीचर एंड गाइड एज वेल। तो इसलिए डेल्टा जो है वो उसका राइट आंसर होगा। ए और बी सी जो है वो गलत आंसर होंगे। जी नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर राशिद हैड रिटर्न टू हिज हाउस ही वाज रीडिंग अ बुक, करेक्ट द सेंटेंस।
करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए में है द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क केयरफुली एट होम लास्ट नाइट। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और फिर हमारे पास कुछ एडवर्ब्स दिए गए। अब ऑब्जेक्ट के बाद जो डायरेक्ट ओवर एडवर्ब है, सॉरी, वो केयरफुली है, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि हाउ का आंसर दे रहा है। और उसके बाद एट होम है जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वेयर का आंसर दे रहा है। और लास्ट नाइट एक्चुअली एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि व्हेन का आंसर दे रहा है। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हमें एडवर्ब में एक चीज याद होगी कि हमने पढ़ी थी कि बेटा एमपीटी को याद रखिएगा, ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि एमपीटी का मतलब ये है कि पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा और फिर टाइम आएगा। तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो ये सीक्वेंस बिल्कुल परफेक्ट है और इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक आंसर है। अब जैसे कि दूसरे को अगर मैं देखूं तो दूसरे में क्या आ रहा है कि वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया जो कि नहीं आना चाहिए। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी मेन वर्ब से पहले आता है, मैनर नहीं। और इसी तरह से लास्ट नाइट जो कि टाइम है और एट होम जो प्लेस है, तो टाइम पहले आ गया, प्लेस बाद में आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर सी ऑप्शन में देखें तो कंप्लीटेड केयरफुली देयर होम, तो वो ऑब्जेक्ट से पहले हमने एडवर्ब मैनर यूज किया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और एग्जैक्टली मेन वर्ब से पहले हमने तीनों मीन मैनर प्लेस और टाइम यूज कर लिया, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है जिसमें मैनर प्लेस और टाइम को बड़े सीक्वेंस में यूज किया गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द एम्प्लॉयज डैश फॉर द मैनेजर पोस्ट। इफ यू रिमेंबर तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ या वन ऑफ और ईच ऑफ, ये अगर आपके पास आ जाए तो आप इनके साथ नाउन यूज करते हैं और वो नाउन हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, और नाउन के बाद जब इनका वर्ब यूज करेंगे इनके साथ तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, ये बात हम क्लास में बार बार डिस्कस करते रहे, डिफरेंट एक्सरसाइज में ये बात सामने आती रही है। तो नाइदर ऑफ द एम्प्लॉयज, तो नाइदर ऑफ द एम्प्लॉयज के बाद नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, तो अब आगे जो वर्ब आएगा तो वो सिंगुलर होगा। तो एग्जैक्टली बी इज द राइट आंसर जो कि इज होना चाहिए। वर्ब भी नहीं हो सकता, आर भी नहीं हो सकता और हैव बीन भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये तीनों प्लूरल है। तो होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर 48 पे। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इस अगर सेंटेंस को देखें तो ऑप्शन ए में है इट्स रेनिंग। अब हमें पता है कि एक इट्स जो है वो विदाउट अपॉस्ट्रोफी होता है और एक इट्स जो है वो विद अपॉस्ट्रोफी होता है। अब ये जो विद अपॉस्ट्रोफी होता है ये एक्चुअली इट इज होता है और इट हैज होता है। ठीक है, और ये जो इट्स है ये पोजेशन को शो करता है। इफ यू रिमेंबर तो पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन जब हम पढ़ा था हमने, तो उस वक्त इसका जिक्र आया था। तो अब इस सेंटेंस में अगर ए में देखूं तो इट्स विदाउट अपॉस्ट्रोफी है। ठीक है, तो दैट्स मीन ये पोजेशन के लिए यूज किया गया है जो कि गलत है क्योंकि हमें इट्स रेनिंग नहीं इट इज रेनिंग चाहिए। तो मतलब बी ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो वहां पे जो है वो एक्चुअली इट्स रेनिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी इट्स रेनिंग तक तो ये क्लॉज बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम फिर आगे देखें बी ऑप्शन में तो वहां लेट्स लिखा हुआ है। अब लेट्स जो है वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन है लेट अस की, और लेट अस की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो विदाउट अपॉस्ट्रोफी नहीं होती, विद अपॉस्ट्रोफी होती है। ठीक है, यानी लेट के साथ जब अस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हैं, तो मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखेंगे तो इट्स भी ठीक है और लेट्स भी ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन में प्रॉब्लम यह है कि दो क्लॉजेस के दरमियान में कॉमा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि या तो फिर फैन बॉयज यूज किया जाए तो फिर कॉमा यूज होगा, तो इसलिए सी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर जिसमें इट्स और लेट्स प्रॉपर जनरल पंक्चुएट किए गए और फिर उसके बाद
क्लॉजेस के दरमियान में फैन बॉयज की जगह पर सेमी कॉलन मौजूद है जो कि इसे कंपाउंड सेंटेंस भी बनाता है। तो डी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट है, although she came from an impoverished background, she used to spend time with wealthy and affluent friends. Here, impoverished means poor. ठीक है, सेंटेंस से भी अंदाजा हो रहा है क्योंकि ऑल्दो लगा हुआ है तो दैट्स मीन जो है ना वो कॉन्ट्रोडिक्शन में बात जा रही है कि उसका ताल्लुक किसी एक बैकग्राउंड से है, लेकिन उससे टाइम जो है वो वेल्दी और एफ्लुएंट मतलब अमीर लोगों के दरमियान गुजारा है। तो इम्पोवरिश्ड का मीनिंग जो है वो पुअर है। तो इसका आंसर जो है वो बेटा सी ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज 50 है, वी वुड लाइक टू नो वेदर यू हैव एवर डैश टू अ वंडरलैंड। तो यहाँ पे बीन होगा, ठीक है, हैव यू ever been to a wonderland, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि been to मीन have और has been to और gone to। ठीक है, तो एक्चुअली जो है ना been to का मतलब होता है कि you have the experience of visiting somewhere। ठीक है, जैसे अगर मैं अमेरिका में रहा हूं और अब मैं वापस आ चुका हूं तो आई हैव बीन टू अमेरिका होगा। गॉन जो है तो दैट्स मीन यू आर राइट नाउ देयर, कि आप वहां पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली वहां पर मौजूद रहने की बात नहीं की जा रही, विजिटिंग एक्सपीरियंस की बात की जा रही है। तो फॉर दैट रीजन जो है हम यहाँ पे बीन लगाएंगे। ठीक है, सीन लगाएंगे तो सीन के साथ टू नहीं लगता, विजिटेड के साथ टू नहीं लगता, विजिटेड टू। ठीक है, तो फॉर दैट रीजन जो है ना बीन इज राइट हियर। ठीक है जी, तो एमसीक्यूज 51 है, दिस हैज बीन अ डैश रिमाइंडर टू अस। तो यहाँ पे जो है वो एक्चुअली आंसर ए होगा, टाइमली। टाइमली इज द राइट वर्ड हियर। टाइमलेस रिमाइंडर, टाइम पुअर रिमाइंडर, टाइम टेबल रिमाइंडर कुछ सेंस नहीं दे रहा, हमें पढ़ने में भी अजीब ही लग रहा है। तो टाइमली इज द राइट आंसर। 52 है, आई वुड नॉट हैव डेयर टू डैश माई टीचर्स। अब यहाँ पे डिनाई है, डिफाई है, रिफ्यूज है एंड अवॉइड है। तो अवॉइड का मतलब तो एग्जैक्टली नजरअंदाज करना होता है। डिनाइड, डिफाई और रिफ्यूज ये नॉर्मली मना करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन डिनाई हम तब यूज करते हैं जब हम किसी स्टेटमेंट को मना कर दें। मीन हमें कोई बात बताई जा रही है और हम डिनाई कर दें कि नहीं ये सच नहीं है। तो अगर आप किसी ट्रुथ को झुटलाते हैं तो उसके लिए फिर हम डिनाई करते हैं। रिफ्यूज एक्चुअली हम यूज करते हैं व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग, यानी जब आप कोई काम करना ही नहीं चाहते, आप विलिंग नहीं है वो काम करने के लिए, तो आप रिफ्यूज करते हैं। और डिफाई जो है वो एक्चुअली डिसऑबे करने के लिए यूज किया जाता है, कि आप किसी चीज से मना करके एक्चुअली किसी को डिसऑबे कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सूरत में जो है वो हम डिफाई यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली टीचर्स को झुटलाया भी नहीं जाता, टीचर की बात को नॉर्मली विलिंगली ले भी लेते हैं लेकिन नहीं भी लिया जाता, लेकिन ज्यादातर ये ओबिडेंस का मामला होता है। तो डिफाई इज द बेस्ट आंसर है। ठीक है, और आई एम श्योर कि ये जो वर्ड डिफरेंसेस हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे कि डिनाई कब यूज करते हैं, जब आप किसी स्टेटमेंट को मना करते हैं, मीन किसी ट्रुथ या किसी भी इंफॉर्मेशन से मना करते हैं। रिफ्यूज जब आप विलिंग नहीं होते कोई काम करने के लिए तो काम से मना करते हैं। और डिफाई जब आप किसी को ऑबे नहीं करना चाहते तो उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 53 है, दे एक्सप्रेस मिक्स डैश एट द न्यूज। तो एग्जैक्टली आप जो है वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं हमेशा, और मिक्स फीलिंग्स की बात की जाती है। ठीक है, तो पैशंस आप एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है, इमोशंस भी आप एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन फीलिंग्स आउट ऑफ दम, फीलिंग सीम्स बेटर देन अदर्स। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, हियर द रिचेस। तो यहाँ पे अगेन आइडेंटिफिकेशन का ही सेंटेंस है। ठीक है, अब अगर यहाँ एक मैं विकैप भी बता दूं तो लुक डाउन अपॉन जो है वो एक्चुअली हकारत से देखना,
नफरत से देखना होता है, किसी को नीचा समझना, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। द रिच शुड नॉट। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था तो वहाँ नॉमिनेटिव एडजेक्टिव्स की बात की थी। मैंने बात की थी रिच की, पुअर की, मैंने बात की थी पुलिस की, मैंने बात की थी इंजर्ड की, मैंने बात की थी जो है ना आपके ऑनेस्ट की। मैंने कहा था ये वो एडजेक्टिव्स हैं कि जिनको जब आप नाउन के तौर पे यूज करते हैं, मीन आप उनको सब्जेक्ट के तौर पे यूज करना चाहते हैं, तो आपको उनको नाउन बनाने के लिए उनके साथ दा लगाना पड़ेगा। मीन द रिच, द पुअर, द पुलिस, द ऑनेस्ट, द इंजर्ड, हम ऐसे इनको यूज करते हैं। जस्ट रिच पुअर एडजेक्टिव को हम एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जब इन एडजेक्टिव के साथ दा लगा के हम इन्हें सब्जेक्ट बना देंगे तो दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर नाउन नहीं होंगे। द रिच आर, द पुअर आर, द पुलिस आर, द ऑनेस्ट आर, द इंजर्ड आर, ठीक है। तो रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे द रिच जो है वो एज अ सब्जेक्ट है, तो एग्जैक्टली सब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव कभी जो है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इसलिए बीटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, प्लीज स्पीक अप, योर वॉइस इज बियरली। ठीक है, अब आपकी वॉइस जो है वो बियरली क्या है, यानी कि वो सुनी नहीं गई। यानी आप किसी कोई बोल रहा है ना, तो आप उसको अगर तेज बोलने का बोल रहे हैं तो इसका मतलब आपको उसकी आवाज आ ही नहीं रही, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑडिबल का वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नॉट मीन यू द पीपल आर नॉट एबल टू hear him। तो फॉर दैट रीजन हम ऑडिबल यूज करेंगे इंस्टेंट कि हम हर्ड की तरफ जाएं, क्योंकि हर्ड का तो मतलब सुनी गई है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि वॉइस जो है वो बामुश्किल सुनी जा रही है, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे ऑडिबल इज बेटर देन हर्ड। नेक्स्ट है नोबडी डैश दैट द ओल्ड मैन हैड फॉलन। अब यकीनन अगर कोई शख्स गिरा है तो आप उसको नोटिस ही करते हैं, तो चार्ली इज राइट आंसर। रियलाइज नहीं करते आप, नोट डाउन नहीं करते, आपको पता नहीं चलता, आप एग्जैक्टली नोटिस करते हैं कि कोई गिरा या नहीं गिरा। तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया, तो नोटिस इज एक्चुअली द राइट आंसर हेयर, क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है तो पास्ट फॉर्म ही आएगी। द डॉक्टर्स होप दैट द सोल्जर्स वुंड विल सून डैश। मेंट तो नहीं हो सकता, ये तो वूंड कभी मेंट नहीं हो सकता, रीस्टोर भी नहीं होता। अब रिकवर और हील नॉर्मली यूज किए जाते हैं, लेकिन याद रखें रिकवर इंसान होता है, जख्म नहीं होते। जख्म जो है वो हील होते हैं हमेशा, ठीक है। आपकी रिकवरी होती है जब आप बीमार होते हैं तो आप रिकवर करते हैं, लेकिन जब वूंड्स की बात की जाती है तो रिमेंबर कि वूंड्स जो है वो हील होते हैं, वो रिकवर उनके लिए हम टर्म यूज नहीं करते, ठीक है जी। चलते हैं आगे की तरफ। G 58 MCQs number 58 correct sentence, I'm looking forward to see you soon। अब यहाँ पे look forward to यूज किया गया है। अगर आपको याद हो तो हमने जब जैरेंड इन्फिनेटिव पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि आफ्टर प्रपोजिशन वी यूज जैरेंड, लेकिन टू एक ऐसा प्रपोजिशन है कि टू के बाद हमें सोचना पड़ता है कि वहां पे जैरेंड आएगा कि इन्फिनेटिव आएगा। उसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि आप उसके बाद कोई भी नाउन पुट कर लें या इट जो है ना ये प्रोनाउन लगा दें, एंड देन सी कि वो सेंटेंस प्रॉपर मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर टू के बाद इट प्रॉपर मीनिंग दे रहा है तो इट मीन्स कि हम उसके बाद आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते। यहाँ पे मैंने कहा था कुछ स्ट्रक्चर हैं, बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है ना, ऑब्जेक्टेड टू, तो ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनको याद कर लें कि इनके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। तो लुक फॉरवर्ड टू इज वन ऑफ देम, कि जिसके बाद हमेशा जो है वो हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। तो सी 58 का आंसर ए होगा, क्योंकि लुक फॉरवर्ड के बाद सीइंग यूज किया हुआ है, टू वर्ड यूज नहीं होगा। फॉर सीइंग नहीं होता, लुक फॉरवर्ड टू होता है, फॉर नहीं होता। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी। और अगर मैं इस ट्रिक को देखूं तो लुक फॉरवर्ड टू इट, तो ये आपको बिल्कुल जो है ना आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिल्कुल राइट सेंटेंस है। तो इट अगर ठीक है तो इसका मतलब यहाँ सी नहीं होगा, सीइंग होगा। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 58। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास, द वर्ड आइसोलेशन इज मोस्ट सिमिलर टू अलैदगी, तन्हाई, एग्जैक्टली सॉलिट्यूड इज द राइट आंसर।
अच्छा जी, नेक्स्ट है द एंटोनियम ऑफ इलास्टिक एस। इलास्टिक एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, तो जो फ्लेक्सिबल होगा तो उसके के लिए हम इलास्टिक यूज करते हैं, और एग्जैक्टली जो इनफ्लेक्सिबल होता है उसके लिए हम रिजिड की टर्म यूज करते हैं। तो रिजिड इज एक्चुअली अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ईल्डिंग एक्चुअली फ्लेक्सिबल पर्सन के लिए यूज किया जाता है, मूवेबल सप्लाई तो फिर बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास म्यूटिकुलस। म्यूटिकुलस का एंटोनियम है, म्यूटिकुलस का मतलब केयरफुली होता है, तो एग्जैक्टली केयरलेस विल बी द राइट आंसर। तो डेल्टा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मीन एमसीक्यूज नंबर 61 का। 62 को देखें तो सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको स्पेलिंग सामने नजर आ रही है, एग्जैक्टली ए इज द राइट स्पेलिंग। और 63 में भी स्पेलिंग ही का है, तो उसमें भी ए ही आंसर बिल्कुल ठीक है। और 63 भी स्पेलिंग है और उसमें बी आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। यानी 61 की बात करें, सॉरी 62, 63 और 64 ये स्पेलिंग्स के ए और बी इनके राइट आंसर है जी। तो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 65। ही वाज रनिंग शॉर्ट डैश टाइम। तो रनिंग शॉर्ट ऑफ होता है किसी चीज का खत्म होना, या खत्म होने वाला हो, तो उसके लिए हम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी होता है, रनिंग शॉर्ट ऑफ पेट्रोल भी होता है। तो इसी तरह रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम भी होगा कि आपके पास खत्म होने वाला हो। एंटोनियम ऑफ टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना। ठीक है, तो यकीनन जब हम इसके एंटोनियम पे जाएंगे तो एंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि खत्म नहीं करना। हॉल्ट का मतलब स्टॉप करना होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। स्टॉप स्टॉप भी नहीं हो सकता। टर्मिनेट इसका जो एंटोनियम है वो बिगिन ही होगा। मीन डेल्टा इसका राइट आंसर होगा। 67 की बात करें तो यह ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टैरिफ ऑफ रूम्स। तो अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो अगर मैं ए ऑप्शन को देखूं तो यह ही आस्क द होटल रिसेप्शनिस्ट दैट इफ, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंटारोगेटिव है तो दैट कंजक्शन और इफ कंजक्शन एक साथ नहीं आ सकते, तो इट्स रॉन्ग। ही आस्क द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल हर द टैरिफ ऑफ रूम्स। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, टू टेल हर नहीं होगा, क्योंकि मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा ही में, और ही जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो है वो हिम होना चाहिए, हर नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ही इंक्वायर्ड द होटल रिसेप्शन इफ ही कैन। अब इफ तो कंजक्शन ठीक लगा, लेकिन चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास है तो कैन को कुड होना है, तो वो किया नहीं गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो डी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच ही आज द होटल रिसेप्शनिस्ट है। इंटारोगेटिव की वजह से कंजक्शन इफ यूज किया गया, कैन को कुड किया, यू जो है वो रिसेप्शनिस्ट में चेंज हुआ जो ही बन गया, मी जो है वो एग्जैक्टली सब्जेक्ट में गया और वो भी हिम बन गया, और ये सेंटेंस ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा आंसर होगा आपके एमसीक्यूज नंबर 67 का। 68 पे चलते हैं। 68 पे है, मेनी पीपल हैव बिकम एंटरप्रेन्योर्स ड्यू टू एन एप्टीट्यूड इन बिजनेस। ठीक है, यानी कारोबार में दिल लगता है उनका, तो इसलिए वो आजकल तो ये वैसे भी जवान नस्ल का बहुत बड़ा जो है ना वो क्रेज हुआ है कि हर एक को अपना कारोबार करना है। अच्छी बात भी है, लेकिन स्किल्स सीखनी चाहिए, और अच्छे तरीके से पहले एजुकेशन और स्किल्स को साथ लेके चलना चाहिए। चलें जी, फिर एज सो मैनी कॉलेजेस हैव नॉट बीन एफिलिएटेड विद होगा। नॉर्मली कुछ लोग टू भी कहते हैं, बट टू इज नॉट अ राइट फ्रेज। पाकिस्तान और इंडिया में थोड़ा बहुत ये एक्सेप्टेबल हो जाता है एफिलिएटेड टू, बट एक्चुअली स्टैंडर्ड इंग्लिश में एफिलिएटेड विद होता है, एफिलिएटेड टू नहीं होता। फ्रॉम तो हो ही नहीं सकता, ऑफ भी नहीं होता, तो एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटीज होगा। तो डी इज एक्चुअली द राइट आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 69। 70, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो आपको सामने नजर आ रही है कि बी इज एक्चुअली द राइट स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड मिस्ट्रीशियस। ठीक है, तो बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है एमसीक्यूज नंबर 70 का। अच्छा जी, एमसीक्यूज नंबर हम आते हैं 71 पर। द एंटोनियम ऑफ जस्ट इज। अब जस्ट जो है वो जस्टिस के शॉर्ट के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो चूंकि जस्टिस का शॉर्ट है,
तो एग्जैक्टली जो है वो अनफेयर विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जोवियल खुश होने को लिए कहते हैं, ऑनेस्ट ईमानदार को कहते हैं, गलेबल जो है वो एक्चुअली आप ये कह लें कि जिसको आसानी से डिसीव किया जा सके। ठीक है, जिसको ऐसा शख्स जो बहुत आसानी से जो है ना धोखा खा जाए किसी से, तो उसे गलेबल कहते हैं। अच्छा जी, चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ जो कि है 72। दे हेल्ड अ मीटिंग वेरी अर्ली, चेंज द वॉइस। अब यहां अगर हम देखें तो दे हेल्ड व्हाट अ मीटिंग, तो अ मीटिंग एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, तो यानी अ मीटिंग पहले आ जाएगा, तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो अ मीटिंग वॉज, अब जब वॉज लगाया तो हमें पता है कि उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। पैसिव में बी वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ए में होल्ड यूज किया गया है तो वो तो गलत हो गया क्योंकि होल्ड फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड फॉर्म उसकी हेल्ड है, तो वॉज के बाद हेल्ड यूज किया गया। देन बाय देम वेरी अर्ली, तो सी इज द राइट आंसर। क्योंकि बी में भी विल भी यूज किया गया है तो विल यूज होगा नहीं, क्योंकि हेल्ड है, पास सिंपल है, तो वॉज आना चाहिए, और इसी तरह हैज बीन भी नहीं हो सकता। तो एमसीक्यूज नंबर 72 का आंसर है चार्ली। चलते हैं 73 पर। द प्राइस ऑफ होंडा कार इज एज हाई दैट मोस्ट पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय इट। अब एक तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी, लेकिन उसका एरर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ दैम होना चाहिए क्योंकि कार्ड्स के लिए, तो ये दैम होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम फिर टाइपिंग एरर ही कंसीडर करेंगे। द प्राइस ऑफ होंडा कार्ड्स इज एज हाई दैट। अब यहां देखिएगा एडजेक्टिव यूज किया गया हाई, और एडजेक्टिव के बाद फिर एक्चुअली बताया गया है कि पिछले क्लॉज का आउटकम क्या हो रहा है। द प्राइस ऑफ होंडा कार्ड हाई, तो जिसकी वजह से लोग परचेज नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि बेटा कि टू के साथ अगर एडजेक्टिव आए तो उसके बाद इन्फिनेटिव लगता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद दैट आ जाए और दैट के साथ पूरा क्लॉज आए तो उससे पहले सो लगता है, तो मतलब यहाँ आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ एज नहीं सो आएगा। द प्राइस ऑफ होंडा कार्स इज सो हाई दैट मोस्ट पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय देम। अच्छा जी, नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 74। ऑल्दो डॉक्टर शहजाद शाह में बी एबल टू डायग्नोज अ प्रॉब्लम परफेक्ट, यहीं पर थोड़ा अटक रहे हैं हम। he will still he still may not be able to find a drug to which the patient will respond। देखिए ये भी एक ट्रिक होती है कि आप थोड़ा सा लाउड पढ़ें, ऐसा लाउड नहीं कि पड़ोस वाले सुने, बस इतना लाउड पढ़ें टेस्ट के दौरान कि आप बस अपने आप को थोड़ा सा सुन सकें। तो हम बहुत सारे मसाइल पे खुद अटक जाते हैं, यानी इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ों पे हमें खुद जो है ना वो इंस्टिंक्ट हमें रोकती है कि नहीं यहाँ कुछ मसला है। और यहाँ देखिए ना, अब प्रॉब्लम परफेक्ट पे हम ऑटोमेटिक रुक रहे हैं, हमारा जो है ना वो यहाँ में दिमाग रोक रहा है, हमें बैक ऑफ माइंड सिग्नल्स मिल रहे हैं कि यहाँ को मसला है। और यही मसला है, क्योंकि परफेक्ट नहीं होना चाहिए, परफेक्टली होना चाहिए। क्योंकि डायग्नोज के लिए तो डायग्नोज वर्ब है, और उसके लिए हमेशा एडवर्ब यूज होगा, एडजेक्टिव यूज नहीं होगा। तो यहाँ परफेक्टली होना चाहिए, परफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो एमसीक्यूज नंबर 74 का आंसर बीटा है। नेक्स्ट है करेक्ट द सेंटेंस। मीन आपको सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं कि द एग्रीइंग इज नॉट लीगल अनलेस एवरीवन साइंस हिज और हर नेम। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि द एग्रीइंग ठीक है, टू एग्री होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, या द एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्जैक्टली वी नो इट वेल कि एग्री का जो नाउन है वो एग्रीमेंट है, तो इसलिए हम किसी स्पेसिफिक एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ डेल्टा आंसर बिल्कुल ठीक।
जी, तो 77 की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस है, द रिमेन्स ऑफ द मील वर फेड टू द डॉग। रिमेन्स प्लूरल है तो एग्जैक्टली उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा, जबकि हम बाकी ऑप्शंस में देखेंगे तो वहां पे जो है वो सी में इज यूज हुआ हुआ है, इसमें वॉज यूज हुआ हुआ है, तो ये जो है वो गलत है और इसलिए ए आंसर इसका ठीक होगा। लेकिन अगर मैं डी की बात करूं, द रिमेन्स ऑफ द मील और फीड, हाँ, डी में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ रिमेन्स के साथ आर तो यूज किया गया है लेकिन यहाँ फीड यूज किया गया है, जबकि यहाँ थर्ड फॉर्म फेड यूज होनी चाहिए, तो इसलिए अल्फा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी, तो एमसीक्यूज नंबर 78 को देखेंगे। 78 में मैनी के बाद ब्लैंक है और देन हमारे पास फेल्ड वर्ब है। अब नॉर्मली हम ये देखते हैं कि मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन यूज किया जाता है और प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है, जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर, मैनी पीपल आर, मैनी मिनिस्टर्स आर। तो मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस में देखें तो पहला ऑप्शन जो है वो एक्चुअली आ स्टूडेंट है, मतलब सिंगुलर नाउन है और प्लूरल वर्ब है। दूसरा ऑप्शन देखें तो सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब है। तीसरा ऑप्शन देखें तो सिंगुलर नाउन है विदाउट आर्टिकल और प्लूरल वर्ब है। और देन हमारे पास जो है वो ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, जो एक्चुअली हैज होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर अगेन जो है हमारे पास द आर्टिकल है और सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल नाउन है। एक्चुअली मैनी के साथ एक स्ट्रक्चर होता है मैनी आ, यानी मैनी के साथ हम प्लूरल नाउन यूज करते हैं और प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन मैनी आ जो अकॉर्डिंग टू साउंड एन भी हो सकता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसके साथ हमेशा जो नाउन होगा बेटा वो सिंगुलर होगा और इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, ये याद रखिएगा। यानी वर्ब भी सिंगुलर और नाउन बी सिंगुलर। जैसे मैंने कहा मैनी स्टूडेंट्स, तो मैनी स्टूडेंट्स आर होगा, लेकिन अगर हम मैनी आर स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो मैनी आर स्टूडेंट इज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे चूंकि हमें परफेक्ट में बनाना है तो फील्ड मौजूद है, तो मैनी आर स्टूडेंट हैज फील्ड। तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि मैनी के साथ हम प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, मैनी आ के साथ हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज है, इस पैसेज को आप रीड करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं इसके आंसर्स आप लोगों को बता भी दिए गए थे, अभी दोबारा मार्क कर देता हूँ कि चार्ली आंसर है 79 का, टाइम इज अवेलेबल एंड इक्वली शेयर्ड रिसोर्सेस, ठीक है। 79 का ये आंसर है। 80 का आंसर जो है वो सी है, दे मैनेज देयर टाइम विद डिसिप्लिन। और प्रोक्रास्टिनेशन का जो है वो एक्चुअली इसका आंसर डी होगा, टू फोकस, सॉरी, बी होगा डिलेइंग टास्क अननेसेसरली। द वर्ड प्रोक्रास्टिनेशन मींस जो है वो डिलेइंग टास्क अननेसेसरली, क्योंकि सुस्ती और काहलियत के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू से नो टू सम एक्टिविटीज, ये उसी पैसेज से जो है वो ताल्लुक रखता है। तो टू फोकस ऑन गोल्स एंड ग्रोथ, क्योंकि अगर आप हर काम पे हाँ करते रहेंगे तो एग्जैक्टली आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। एंड द टोन ऑफ द ऑथर इज इन दिस पैसेज इज इंफॉर्मेटिव एंड इनकरेजिंग, ठीक है जी। ये पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन से नेक्स्ट पे चलते हैं। शी वॉज ड्राइविंग अ फास्ट कार, द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज क्वाइट सिंपल। बी आंसर है पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस है वॉज वर्ड और प्लस आईएनजी फॉर्म, तो बहुत आसान था ये। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ एपॉस्ट्रोफी। अब एपॉस्ट्रोफी के करेक्ट यूज की बात की गई है, तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं द गर्ल्स बुक,
तो कोई पोजेशन गर्ल्स और बुक के दरमियान नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है वो एक्चुअली गलत हो गया, क्योंकि इसमें कोई अपॉस्ट्रॉफी यूज ही नहीं किया गया। बी की तरफ मैं देखूं तो गर्ल के साथ अपॉस्ट्रॉफी है और फिर उसके साथ बुक यूज किया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी है, तो बी इज द राइट आंसर। सी की बात करूंगा तो गर्ल्स को अपॉस्ट्रॉफी लगाया है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन चूंकि नाउन प्लूरल है तो आगे बुक्स भी प्लूरल होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी जो है वो नाउन के एंड पर जो है वो अपॉस्ट्रॉफी को बुक के किसी से पोजेशन शो नहीं की जा रही, तो इसलिए गर्ल के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस होना चाहिए। फिर आपके पास एमसीक्यूज नंबर 86, ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माय सक्सेस। याद रखिएगा, फॉर नहीं होता, कंग्रेचुलेट ऑन होता है। कंग्रेचुलेट के साथ हमेशा हम ऑन प्रपोजिशन यूज करते हैं, तो ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माय सक्सेस। 87 की बात करूं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इफ यू रिमेंबर तो पैसिव में मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताए थे कि जिसमें मैंने आपको कहा था कि इनके साथ जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम बाय यूज नहीं करते बल्कि डिफरेंट प्रपोजिशन यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली मैरी इज वन ऑफ देम, कि मैरी का जब हम पैसिव मैरिड बनाते हैं तो उसके साथ हमेशा हम टू का इस्तेमाल करते हैं, तो मतलब मैरिड विद अ डॉक्टर भी नहीं होगा, मैरिड बाय अ डॉक्टर भी नहीं होगा, मैरिड फॉर अ डॉक्टर भी नहीं होगा। ये इसका राइट आंसर ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर होगा, तो मैरिड टू होता है, मैरिड विद फॉर और बाय नहीं होगा। तो ये आपके पास जो है आंसर बी था एमसीक्यूज नंबर 87 का। सो द स्टूडेंट्स कुड अंडरस्टैंड, तो एग्जैक्टली exactly यहाँ पे मुझे जो है वो एडवर्ब चाहिए स्पोक के लिए, तो क्लियरली आएगा। क्लियरिंग नहीं होगा, जारंड यूज नहीं होगा, क्लैरिटी नाउन यूज नहीं करेंगे, क्लियर एडजेक्टिव भी यूज नहीं करेंगे, हमें एडवर्ब भी यूज करना होगा क्लियरली। गॉट इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 89, चूज अ सेंटेंस विद एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज का मतलब है कि कुछ ऐसा फ्रेज होना चाहिए जो एडवर्ब के तौर पे यूज किया जाए, और फ्रेज का मतलब है मोर देन वन वर्ड्स। अब अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें तो इसमें फ्रेज है इन द सिटी, इसमें फ्रेज है माई ब्रदर, इसमें फ्रेज है अ न्यू कार, और इसमें फ्रेज है आर रेड ड्रेस। अगर मैं ए की बात करूं, ही लिव्स इन द सिटी, तो इन द सिटी एक्चुअली वेयर का आंसर है कि वेयर डज ही लिव, ही लिव्स इन द सिटी। तो इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, तो ये आपका आंसर भी हो गया, क्योंकि यही आप एडवर्ब फ्रेज है कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पे यूज किया जा रहा है। जबकि बी की मैं बात करूं तो ही बॉट व्हाट अ न्यू कार, ये ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन है। शी वोर व्हाट अ रेड ड्रेस, तो ये भी नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। और ही मेट हुम, तो ये भी ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मीन एमसीक्यूज नंबर 89। Let's move towards MCQs number 90. His dream is to become a doctor. Here to become is object complement, subject of a sentence, object of a sentence. तो अब यहाँ पे जो है वो बी वर्ब के बाद टू बिकम अ डॉक्टर यूज किया गया। हमें पता है कि जब हम सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब यूज करते हैं तो उसके बाद या तो नाउन यूज किया जाता है, स्पेशली जब हम बी वर्ब यूज करते हैं तो या तो नाउन यूज करेंगे या फिर हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। और उसके बाद जब नाउन और एडजेक्टिव आते हैं तो वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। और कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दो होते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यानी हमें ये देखना होता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट की डिटेल है कि ऑब्जेक्ट की डिटेल है। तो टू बिकम हियर इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द ड्रीम, हिज ड्रीम, यानी ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके ड्रीम की, तो मतलब ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर चार्ली होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यहां टू बिकम यूज हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 91, which sentence has a gerund as an object complement। अब gerund we know it ing फॉर्म होता है, तो अगर मैं ए को देखूं तो आई हर्ड हिम सिंगिंग। अब सिंगिंग इज बेसिकली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम, और हिम क्या है, हिम इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअली डिस्क्रिप्शन होती है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देता है, वी कॉल इट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब ए इज द राइट आंसर कि यहाँ पे जो जेरेंट जो है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट और एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। जबकि मैं सी बी में देखूं तो ही लाइक्स व्हाट सिंगिंग या ऑब्जेक्ट के तौर पर है,
और सी देखूं तो सिंगिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो सिंगिंग यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर है, हिज हॉबी इज सिंगिंग, तो यहाँ एक्चुअली ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर है, जबकि हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पता करना है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 91। 92, I was looking dash the lost keys. Look for mean to search something, तलाश करने के लिए हम यूज करते हैं। लुक आफ्टर तो एक्चुअली देखभाल के लिए होता है, लुक एट जो है वो एक्चुअली किसी चीज को देखने के लिए होता है, लेकिन लुक फॉर इज फॉर सर्चिंग। तो यहाँ पे चाबियां जो है वो कोई भी चाबियां ढूंढी जा रही हैं, तो आंसर लुक फॉर मीन चार्ली होगा। एमसीक्यूज नंबर 93 की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसके अंदर ही हैज अ चाइनीज स्मॉल ब्लैक कार। अब यहां पे हमारे पास मीन कार यूज किया गया नाउन के तौर पे, और उससे पहले मल्टीपल एडजेक्टिव्स मौजूद है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इफ यू रिमेंबर। तो अगर मैं एडजेक्टिव की सीक्वेंस को देखूं तो इसमें पहले ओरिजिन आ गया, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ओरिजिन पहले नहीं आता। ठीक है, फिर यहाँ पे साइज आ गया, देन हमारे पास कलर आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो ओरिजिन आ गया। तो यहां जो है वो चार्ली ऑप्शन ठीक होगा। मैंने चार्ली ऑप्शन पहले डिस्कस कर लिया कि पहले साइज आ गया, फिर कलर आ गया, फिर ओरिजिन आ गया। जबकि बी में देखें तो पहले कलर है फिर साइज है, तो मतलब ये गलत हो गया। और डी में देखें तो पहले कलर है फिर ओरिजिन है और फिर साइज है, तो ये भी गलत हो गया। तो सी 94 सॉरी 93 का आंसर सी होगा, जिसमें स्मॉल साइज, ब्लैक कलर और चाइनीज ओरिजिन जो है वो यूज किया गया है। Next MCQs number 94. He didn't come. Dash awaited for him still till evening. तो यहाँ पे नीचे फैन बॉयज हमें कुछ दिए गए, एंड दिया गया है, सो दिया गया है, और दिया गया है, और यट दिया गया है। वी नो इट के एंड फॉर द मल्टीपल आइडियाज, सो ये पॉसिबल नहीं है। सो इज फॉर द रिजल्ट, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट हियर। ठीक है, कि यहाँ रिजल्ट की बात नहीं की जा रही। ठीक है, तो सो भी नहीं होगा। ऑप्शंस की भी बात नहीं कर रहे, तो एग्जैक्टली यहाँ और भी नहीं होगा। हम यट की बात करेंगे जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि ऐसा हुआ लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ऐसा किया, तो एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन के लिए हम यट का इस्तेमाल करते हैं इन दिस केस, और इसलिए आंसर डी होगा एमसीक्यूज नंबर 94 का। एमसीक्यूज नंबर 95, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑल्दो इज रिच ही इज अनहैप्पी। अगर मैं सेंटेंस को देखूं तो ऑल्दो के साथ डिपेंडेंट क्लॉज है और ही इज अनहैप्पी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इनके दरमियान में कोई कंजक्शन भी नहीं है, प्रॉपर कॉमा मौजूद है, तो मतलब ए इज द राइट आंसर। बी इसलिए ठीक नहीं है कि बट ऑल्दो के साथ यूज नहीं होता। सी इसलिए ठीक नहीं है कि बट भी यूज नहीं होता और कॉमा भी नहीं है, और यट से पहले कॉमा नहीं है, तो ये भी जो है वो गलत हो जाता है। तो इसका मतलब 95 का आंसर अल्फा है। 96, he studies very hard that she failed the test। मतलब यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन यहाँ पे फैन बॉयज नहीं दिए गए, फैन बॉयज नहीं दिए गए, बल्कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कॉमा यूज किया गया, और हम सॉरी सेमी कॉलन यूज किया गया। एंड वी नो इट वेल कि अगर हमें कॉन्ट्रडिक्शन दिखानी हो विद सेमी कॉलन, तो हम उसके लिए कंजक्टिव एडवर्ब्स यूज करते हैं, जैसे मोर एवर है, देयरफॉर है, कॉन्सिक्वेंटली है, नेवरथलेस है, नॉनथलेस है। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं हमारे पास कि जो हम कंजक्टिव एडवर्ब या लिंकिंग एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें कंजक्टिव एडवर्ब चाहिए क्योंकि उससे पहले सेमी कॉलन मौजूद है, उसके बाद कॉमा मौजूद है। तो हमें पता है कि कॉन्ट्रडिक्शन के लिए nevertheless यूज किया जाता है, तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 96। 97 की बात करें, एमसीक्यूज नंबर 97, विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। तो अगर हम इसमें पंक्चुएशंस की बात करें तो इसमें आप देखें कि यहाँ भी दो क्लॉजेस के दरमियान में कंजक्टिव एडवर्ब है, और कंजक्टिव एडवर्ब के लिए बात हमने याद रखनी है हमेशा कि कंजक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन आता है और उसके बाद कॉमा आता है और देन फिर सेकंड क्लॉज आता है। तो ए में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। बी में सेमीकोलन तो लगा है कंजक्टिव एडवर्ब में, लेकिन उसके बाद कॉलन लगा दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी में जो है वो कॉलन लगा हुआ है,
पहले, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो दैट्स मीन डी इज द राइट आंसर कि कंजक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन और देन कॉमा और उससे पहले और एंड में क्लॉज मौजूद है। MCQs number 98. Choose the correct sentence. I saw a eagle. Not, क्योंकि वोल साउंड है तो आ नहीं लगेगा, एन लगना चाहिए। बी ऑप्शन है आई सॉ एन ईगल, बिल्कुल सही। फ्लाइंग इन द स्काई, तो बीटा इज द राइट आंसर। चार्ली में क्या प्रॉब्लम है? चार्ली में ये प्रॉब्लम है कि दा लग सकता है ईगल के साथ, लेकिन स्काई के साथ भी दा लगना जरूरी है, तो वो इसलिए गलत हो गया। और यहाँ ईगल से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये भी गलत है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ MCQs नंबर 98। 99 में मैंने MCQs दिया था, बाबर आजम इज नॉट सिलेक्टेड फॉर द एशिया कप 2025 डिस्पाइट ऑफ हैविंग एन आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड इन T20। चलें जी, कुछ सिनेरियो के मुताबिक था, मैं भी ऐसा समझ रहा था, तो उस वक्त मैंने ये सेंटेंस इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इज नॉट सेलेक्टेड, तो बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। फॉर द एशिया कप, तो ये भी ठीक है, फॉर यहाँ बिल्कुल सही यूज किया गया, द कप के लिए यूज किया गया, वो भी आर्टिकल भी ठीक है। फिर है ऑफ हैविंग। इफ यू रिमेंबर, तो हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि डिस्पाइट के बाद जो है वो एक्चुअली आपका फ्रेज आता है, तो एग्जैक्टली हैविंग बिल्कुल ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, इन स्पाइट जो होता है उसके साथ ऑफ आता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। ठीक है, तो मतलब यहाँ ऑफ का एरर है, तो मतलब चार्ली इज राइट आंसर कि यहाँ पे ऑफ आना ही नहीं चाहिए, ये डिस्पाइट हैविंग एन आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड इन T20 होना चाहिए। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है द डेजर्ट हैज वेरी डैश रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो अगर मैं प्लांटीफुल को करूं तो सफिशिएंट भी बिल्कुल ठीक है, अबंडेंट भी बिल्कुल ठीक है, तो ये मतलब वैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग्स हैं, तो ये तो नहीं हो सकते, तो मतलब बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑड वन आउट पे जाएं तो यही आंसर जो है वो एक्चुअली बन रहा है, स्केयर्स। ठीक है, अब स्केयर कह लें ब्रिटिश इंग्लिश, या स्केयर्स कह लें अमेरिकन इंग्लिश में। ठीक है, तो स्केयर्स जो है वो एक्चुअली इज द राइट आंसर, किल्लत को कहते हैं किसी चीज के कम होने को, तो ये इसका बी आंसर होगा। जी, तो उम्मीद है ये वीडियो में डिस्कस किए हुए हर क्वेश्चंस के पीछे छुपी हर ट्रिक और हर कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। बट स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उस पर वीडियो बना के आपके उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम। सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।